जय हिंद दोस्तों। आज का जो अपना वीडियो रहेगा ऑप सेंटर पे, उस पर अपन बात करेंगे तीन टॉपिक पर। सबसे पहला टॉपिक रहेगा अपना ऑपरेशन त्रिशूल। इसमें जैसे दोनों ही कंट्रीज नो टाइम इशू कर रही है, पर जो पाकिस्तान का नो टाइम है वो बस अपनी जो एयर स्पेस है उसको खाली करने के लिए, और जो इंडिया नो टाइम दे रही है वो ये बताने के लिए कि हम लोग कितने ऑपरेशनली रेडी हैं। और हम मिसाइल्स अपनी टेस्ट कर रहे हैं। अभी ऑपरेशन त्रिशूल के बारे में आपको और बताऊंगा। तो इंडिया का मोटिव ये है कि हम कैसे पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं, और पाकिस्तान नो टाइम इसलिए इशू कर रहा है कि हम इंडिया से कैसे बच सकते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों के नो टाइम में, ये अपन आगे बात करेंगे। फिर जो दूसरा टॉपिक रहेगा वो बागराम एयरबेस का रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने जैसा बोला कि जो बागराम एयरबेस है वो हमें वापस चाहिए। आप खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन देख सकते हैं कि ट्रंप के टाइम पर ही ये पूरा ट्रंप ने बोला था कि बागराम एयरबेस से हमें खाली करना है। कोई भी अमेरिकन ट्रूप दूसरी कंट्रीज के लिए नहीं मरेगा, और अब उनको खुद ही ये एयरबेस चाहिए, और ये सबसे बड़ा एयरबेस है। अगर आप पूरे एरिया में देखेंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, सबसे बड़ा एयरबेस था ये यूएस का उस टाइम पे। और तीसरा टॉपिक अपना रहेगा चाबहार पोर्ट। इसमें यूएस ने फिर से इंडिया को वेवर दे दिया है। इसमें अपन ये पता करेंगे कि अभी जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही है इंडिया और यूएस के बीच में, तो फिर यूएस क्यों इंडिया से इतने फ्रेंडली हो रहा है, वेवर दे रहा है, तो उस पर भी अपन बात करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ऑपरेशन त्रिशूल। इसमें ये 12 दिन की ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। और उत्कर्ष से भी मेरी बात हुई थी। उत्कर्ष ने जितना एनालिसिस किया उसने बताया कि ये ऑपरेशन सिंदूर से भी ज़्यादा बड़ी डिप्लॉयमेंट इसमें, या फिर जो आप फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, वो की गई है। और उत्कर्ष का ये बोलना था कि जो 1984 में एक एक्सरसाइज हुई थी ऑपरेशन ब्रास्टेक्स करके, उस लेवल तक की डिप्लॉयमेंट अगर अपन मशीनरी में और लोगों में देखेंगे तो उस लेवल की ये डिप्लॉयमेंट पहुंच सकती है। तो पाकिस्तान काफ़ी डरा हुआ है इससे। तो इसमें यही चीज़ है कि मैं आपको 5-6 पॉइंट बताऊंगा। आपको बहुत सारे पॉइंट वैसे भी ट्विटर पे मिल जाएंगे, पर अपन जो लार्जर पर्सपेक्टिव है अपन उस पर आखिरी में जाएंगे, जो अपन की टेक अवेज सारी वीडियोज में लेते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि जो ऑपरेशन त्रिशूल एक्सरसाइज है ये 12 दिन की ट्राई सर्विस है। तीनों है इसमें, इंडियन आर्मी, नेवी और आपकी एयरफोर्स। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये आपकी जो जॉइंट कॉम्बैट रेडीनेस है, कि जैसे कि आपको याद होगा कि जो अपने सीडीएस थे वो सिंगापुर गए थे आई थिंक, तो उनने भी बोला था कि हमें कुछ सेटबैक मिला था, फिर हमने उस पर काम किया, तो फिर वापस हमने पाकिस्तान पर अटैक किया था। शायद 8th या 9th की बात कर रहे थे वो। तो यही चीज अपन को देखना है कि अब जो और नए सिस्टम्स आए हैं, अपन ने जो जो भी गलतियां करी ऑपरेशन सिंदूर में, अपन पाकिस्तान जैसे नहीं है कि हमने कोई गलती नहीं करी, हम वॉर जीत गए। अपन इंडियंस की हमेशा से ये हैबिट रहती है कि अगर कुछ भी अपन से गलती होती है तो अपन सीख के उसको इम्प्रूव करते हैं। तो जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा तो उसमें अपन देखेंगे कि हाँ, हमारी कॉम्बैट रेडीनेस कैसी है। बहुत सारी नए इंटीग्रेशन है, बहुत सारी चीज़ें अपन सीखे हैं कि अगर आपको स्विफ्ट टैक्टिकल वॉर अगर जल्दी जीतनी है, अगर आप देखेंगे कि पूरी ऑलमोस्ट ड्रोन से जो अपन पे हमला हुआ था उसको कैसे कॉम्बैट करना है, आप अनमैन्ड व्हीकल कैसे आगे ले जाएंगे, मैं आपको वो आगे बताऊंगा। तो ये अपन को जो कॉम्बैट रेडीनेस है ये अपन को देखनी पड़ेगी। दूसरा है कि 3 नो टाइम इशू हुए थे। तो एक तो अपना ये रन ऑफ कच्छ राजस्थान वाले सर क्रीक तक पूरा नो टाइम इशू हुआ था। दूसरा ग्वालियर के साइड हुआ था, उस पर मैं अगली वीडियो में बात करूंगा। तीसरा बे ऑफ बंगाल में हुआ था, वो अपन को एक अग्नि 5 MIRV मिसाइल टेस्ट करनी थी, और K5 SLBM भी थी। तो ये इसमें ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये वाला जो नो टाइम इशू हुआ था जो गुजरात और राजस्थान की साइड हुआ था, ये तो त्रिशूल एक्सरसाइज के लिए हुआ था। सेकंड वाला जो ग्वालियर में हुआ था, उधर याद करेंगे कि आपकी अपने जो मिराज की एक स्क्वाड्रन रखी है ग्वालियर में, उधर पे भी एक नो टाइम इशू किया था। अभी उसका रीज़न नहीं पता चला है, पर ये है कि जब भी जो अपन ने सर्जिकल वो बालाकोट पे एयर स्ट्राइक्स करी थी तो मिराज ग्वालियर से ही उड़े थे। तो अभी इसकी ये भी ऑपरेशनल डिटेल्स अपन को आगे मिलेगी। फिर जो अगला इनने इशू किया था नो टाइम, वो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के आसपास किया था, क्योंकि बांग्लादेश भी थोड़े टाइम से काफ़ी एग्रेसिव हो चुका है अपनी पॉलिसी को लेके। अभी शायद से पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ने ही एक ट्रेड डील टाइप वापस रिवाइव की 20-30 साल बाद। शेख हसीना जब से बनी थी उसके पहले वो ट्रेड डील हुई थी, अब उसके बाद इनने वापस रिवाइव की है। फिर अभी अपन ने लास्ट वीडियो में ये बात करी थी कि CIA का जो ऑपरेटिव था वो बांग्लादेश में मारा गया है। तो जो बांग्लादेश है वो भी काफ़ी एग्रेसिव हो गया है। एक उनने मैप निकाला था जिसमें नॉर्थ ईस्ट को पूरा इंडिया का पार्ट, बांग्लादेश का पार्ट बता दिया था। तो इंडिया ने उधर भी एक नो टाइम इशू करके थोड़ा अपना एग्रेसिव पोस्चर दिखाया है। बांग्लादेश को तो अपन आराम से टैकल कर सकते हैं, इवन पाकिस्तान को भी आराम से टैकल कर सकते हैं। पर ये त्रिशूल एक्सरसाइज का एक बड़ा मोटिव ये था कि चाइना को भी अपन बताएं कि नहीं, हम दो दो नहीं, अब तो वैसे 3 फ्रंट वॉर हो चुकी है, तीनों फ्रंट पे हम एक साथ लड़ सकते हैं।
इस वाली एक्सरसाइज का, क्योंकि बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर इंडिया दिखा रहा है। फिर इसमें जो अगली चीज़ है कि आर्मी नेवी एयरफोर्स डिप्लॉयड टैंक्स मिसाइल्स कमांडोज फॉर कोऑर्डिनेटिंग ऑपरेशंस नियर रन ऑफ कच्छ सर्करी की, तो अपन ने बात कर ली है। इसमें फिर अब यूज़ क्या क्या हुआ है ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई है, पर अपन मोटा मोटा देखेंगे कि S-400 भी वैसे यूज़ हुआ है। अगर आप एयरफोर्स का देखेंगे तो रफाल Su-30 सी गार्जियन ये भी यूज़ हुए। हेरॉन ड्रोन्स जो मेरे ख्याल से अडानी और इसराइल मिलकर बनाता है। कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स, नीलगिरी फ्रिगेट्स, ये सब नेवी ने यूज़ किया। तो बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर है कि आपने पूरी जो कोस्ट लाइन है पाकिस्तान की वो भी कवर कर ली है। इवन मेरे ख्याल से जम्मू तक फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है, उधर तक ये देखा गया है कि अगर अपन पूरा अरेबियन सी से लेंगे ऊपर जम्मू तक, तो अपन कैसे ये एक्सरसाइज को पाकिस्तान पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर अब यही सब चीज़ें हैं कि पैरा ऐसे वो मार्कोस तक को आपने इसमें डिप्लॉय किया हुआ है। मतलब ये एक्सरसाइज में तो बहुत ही हाई लेवल पे एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि राजनाथ सिंह ने थोड़े टाइम पहले बोला था कि अगर सर क्रीक में आप कुछ हरकत करेंगे तो आप वो भी हार सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इतने एग्रेसिव पोस्चर तो मैंने कभी नहीं देखा है। मैंने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, मैं फॉलो कर रहा हूँ इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स को, और पूरा जो डिफेंस से रिलेटेड होता है, पर इतना एग्रेसिव इंडिया को मैंने आज तक नहीं देखा। तो ऑपरेशन त्रिशूल में, सॉरी, एक्सरसाइज त्रिशूल में ये सब हुआ है। अब फिर क्या हुआ कि इंडिया ने इधर से नो टाइम जारी किया था कि 30 अक्टूबर से 10 नवंबर आज से स्टार्ट है एक्सरसाइज। और फिर पाकिस्तान ने ये इशू किया था नो टाइम। तो पाकिस्तान का अगर आप देखेंगे तो उनने बहुत ही लिमिटेड स्पेस पे किया था, उसके बाद उन्हें फिर जारी करना पड़ा एक नया नो टाइम, कि उनने फिर अपनी जो ये बढ़ाई है। आप इधर पे देखेंगे कि राजस्थान है, राजस्थान तक की इनने भी नो टाइम इशू किया था, पर फिर और सारी फ्लाइट्स लगी जो इस्लामाबाद तक लाइन ऑफ कंट्रोल तक इनने फिर नो टाइम इशू किया था। क्योंकि पाकिस्तान अंदर से बहुत डरा हुआ है कि अगर इतने एग्रेसिव पोस्चर होगा अभी लीपा वैली में जो इनने किया था, तो इंडिया अटैक ना कर दे। तो यही चीज़ है। और इसमें एक चीज़ मैं आदि सर, संजय दीक्षित सर का भी देख रहा था, उनने यही चीज़ बोली थी कि अगर जितने दिन एक्सरसाइज चलेगी उतने दिन पाकिस्तान को अपनी जो कॉम्बैट पेट्रोल्स है वो भेजनी पड़ेगी। उनका वैसे उनके पास बजट नहीं है, तो कम से कम उनको $3 से $4 बिलियन का लॉस तो ये एक्सरसाइज में ही हो जाएगा बिना वॉर लड़े। तो ये चीज़ है कि आपको जो सप्लाई लाइन्स है, जो आपके फंड्स है, वो स्ट्रेच करना चाहिए एनिमीज के। ये आपको जियो पॉलिटिकली भी आपको बहुत फायदा मिलता है इसका, और जियो इकोनॉमिकली भी बहुत फायदा मिलता है। तो ये तो अपन ने ऑपरेशन त्रिशूल, एक्सरसाइज त्रिशूल का देख लिया। फिर इसमें एक चीज़ जो मुझे बड़ी सही लगी कि HAL करके जो कंपनी है, उनका एक सिस्टम है कैटएम करके, तो कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। इसमें क्या है, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि इधर जैसे सैटकॉम है, GPS से उसने सिग्नल लिया, जैसे ये मदरशिप होती है, जैसे मान लीजिए कि ये तेजस है, तो तेजस को बोलेंगे आप मदरशिप। फिर वो क्या करेगी कि उसके आगे अगर आप देखेंगे, ये एक नई चीज़ बनाई है, इधर आपको कैट्स करके दिखेगा। ये वाली चीज़ क्या रहती है, अनमैन्ड रहती है। और फिर इसके आगे ये आपको दिखेंगे लॉइटरिंग मिनिशन है। तो ये ऐसा सिस्टम है कि ये जो चीज़ है ये कुछ 30-40 करोड़ की बन जाती है। और जो ये वाली चीज़ है, अगर आप इसको अगर रफेल में जाएंगे तो ये कम से कम 800-900 करोड़ का आपको एक रफेल पड़ जाता है। वैसे 1000 करोड़ के ऊपर भी चले जाता है अगर आप पूरा उसका सिस्टम एवियोनिक्स और ये सब लेंगे। पर अगर अपन तेजस की बात करें तो अगर 300-400 करोड़ का आपको ये प्लेन पड़ रहा है, और ये 30-30 करोड़ के अगर आपने ऐसे अनमैन्ड फॉरवर्ड डिप्लॉय किए हुए हैं। क्योंकि जो एनिमी रहेगा, अभी भी यही सेम चीज़ हुई थी कि इतने एक्सपेंसिव अगर अपने वो एयरक्राफ्ट्स आते हैं, और उनकी अगर वो ऑपरेशंस में नीचे शूट डाउन हो जाए तो उस पर काफ़ी लॉस होगा। तो यही चीज़ है कि लॉइटरिंग मिनिशन अपन सबसे पहले भेजेंगे, फिर अनमैन्ड जो व्हीकल है वो भेजेंगे, उसके पीछे अपनी जो मदरशिप रहेगी। तो काफ़ी इससे क्या होता है कि जो एयर स्पेस होती है वो काफ़ी काफ़ी सेचुरेटेड हो जाती है, जो रेडार से वो पकड़ नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ एक नई नई चीज़ आई है, मैंने भी इसके बारे में अभी अभी पढ़ा है। तो ये HAL ने किया है। अपन लोग भी बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि जो अपनी डिफेंस कंपनीज हैं वो उतना इनोवेशन नहीं करती, पर HAL ने करके दिखाया है। और भी बहुत सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट वीडियो में शायद आपको उत्कर्ष बताएगा। पर ये वाला एक सिस्टम है, ये भी अपन ने इधर पे टेस्ट किया है। अपन ने ड्रोन्स भी टेस्ट कर रहे हैं, अपन ने S-400 भी टेस्ट किया, अपन ने पूरा ये हर चीज़ देखी। ये वाले जो त्रिशूल एक्सरसाइज है अभी अपन टेस्टिंग करेंगे 10 दिन तक। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डे 1 पे या फिर अभी तक जो पहले दिन इनने किया है, कि जो ये सब चीज़ें टेस्ट हो रही है, इसमें आपको यही कॉम्बैट रेडीनेस बता रहा है कि अगर अब पाकिस्तान ने कुछ हरकत करी तो फिर क्या हश्र होगा उसका। और दूसरी चीज़ कि अपन प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं अब इतना एग्रेसिव पोस्चर होने के बाद। तो ये तो त्रिशूल एक्सरसाइज थी, उसके बारे में था एक ओवरव्यू। फिर जो अपन अपन का सेकंड टॉपिक आता है वो आता है बागरा में एयरबेस का।
तो बागराम एयरबेस जो है वो सबसे बड़ा यूएस का एयरबेस था। अफगानिस्तान तजाकिस्तान की जितने भी स्थान से इधर पे अगर आप देखेंगे, मेरे ख्याल से दोहा कतर में सबसे बड़ा एयरबेस है, फिर बागराम में एयरबेस था। इसमें आप फोटो में भी देखेंगे, एक मैंने स्नैपशॉट लिया था कि आप इधर आप डिप्लॉयमेंट देखिए कितनी ज़्यादा है। आपको इधर बंकर्स दिख जाएंगे, इधर कम से कम 10-20 हज़ार लोग आराम से रह सकते हैं, इतनी बड़ी फैसिलिटी है। तो बागराम एयरबेस का क्या चक्कर है? तो बागराम एयरबेस आप काबुल के अगर आप नॉर्थ साइड देखेंगे, इधर पे आपको पड़ेगा। इधर मैंने दो एयरबेस की और मेंशन किए हुए हैं। तो इधर ये आप इंडिया देखेंगे, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, और ये ऊपर तजाकिस्तान है। तो 2002 में, वैसे बात तो 1996 से चल रही थी कि इंडिया को एक फॉरेन लैंड पे अपना एयरबेस चाहिए। तो ये नरसिम्हा राव जी के टाइम पे थोड़ी थोड़ी बात चली थी, जो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनने धीरे धीरे बात करी थी कि हमें, जो पाकिस्तान हमेशा से बात करते हैं कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ये मैं आपको 3-4 चीज़ें लिंक करके इधर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि पाकिस्तान का हमेशा से क्या है कि आप ये वाला जो पार्ट दिखेंगे, जो ये वाला कश्मीर इनने हथियाया हुआ है, तो इसमें क्या है कि वो बोलते हैं कि अगर इंडिया ने कभी अटैक किया इधर से, तो हमारे पास इधर कुछ उतनी डेप्थ नहीं है, तो हम पीछे जाके अफगानिस्तान से फिर इंडिया पे ऑफेंसिव एक्शन ले सकते हैं। तो ये चीज़ पाकिस्तान पिछले 60-70 साल से सोच रही थी कि अगर इंडिया ने अटैक किया तो हमारे पास इधर डेप्थ बहुत ज़्यादा है। पर अब जैसे अफगानिस्तान से भी इनकी लड़ाई चल रही है अब, और फिर ये जैसे फारकोर एयरबेस है, मेरी भी उत्कर्ष से बात हुई थी कि फारकोर एयरबेस शायद इंडिया यूज़ कर लेती अगर ऑपरेशन सिंदूर एक आध दो दिन और चलता, क्योंकि इधर भी अपने मेरे ख्याल से Su-30 की एक स्क्वाड्रन इधर रखी हुई है फारकोर एयरबेस में। और इसमें जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो अब पाकिस्तान की पूरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि अब जो बागराम एयरबेस है वो भी अनऑफिशियल रिपोर्ट से अभी तक कुछ ऑफिशियल तो हुआ नहीं है कि बागराम एयरबेस भी अफगानिस्तान इंडिया को ऑफर कर रहा है। तो इधर से अगर स्क्वीज हो जाएंगे तो इनके पास बहुत ही ये लिमिटेड एरिया बचेगा। तो अगर इंडिया इधर से अटैक करेगी, अपने पास फारकोर एयरबेस में भी एक स्क्वाड्रन है, इधर भी अपने ट्रूप्स रहेंगे, तो ये काफ़ी अच्छी अपन को एक वो दे सकते हैं कि जो अपना हमेशा से, वैसे मैं तो बोलूँगा सपना ही है कि जो पीओके अपन को वापस लेना है वो शायद से फिर पॉसिबल हो सकता है अगर ऐसी, अगर अपन इधर एयर बेसेस लें और पाकिस्तान को स्क्वीज कर दें, क्योंकि स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो इनका एक बहुत ही बड़ा वेपन था, वो तो मेरे ख्याल से अब मतलब कचड़े के डब्बे में जा चुका है। फिर अभी क्या हुआ है कि ये इधर अईनी अईनी करके एयरबेस है दुशानबे के पास, ये 10-15 किलोमीटर दूरी है इधर से। इधर पे अपन ने एक फैसिलिटी बनाई थी, रॉ का लिसनिंग पोस्ट था, इधर रिपेयर्स और मेंटेनेंस होती थी एयरक्राफ्ट्स की, और इधर पे एक हॉस्पिटल भी बनाया था। इधर इसकी 2022 में शायद मेरे ख्याल से जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया, और ये इसकी अपन को इतनी नीड भी नहीं है। तो शायद से अगर आपको पाकिस्तान को स्क्वीज करना है तो मेरे ख्याल से ये वाला बेस हटा के अगर आप बागराम में अगर कुछ एरिया ले पाए, आप रशिया के साथ मिलके, अफगानिस्तान के साथ मिलके इसको अगर डेवलप कर पाए, जैसे डेवलप के लिए उतना कुछ है नहीं, आपको बस अपने उधर एसिड्स डिप्लॉय करना है। तो एक फारकोर एयरबेस हो गया, एक बागराम एयरबेस हो गया। अगर मैं आपको नीचे भी इधर पे बताऊंगा कि चाहबार से लेके बागराम और फारकोर, तो फिर आप अच्छा खासा स्क्वीज कर सकते हो पाकिस्तान को, अगर आपको कुछ भी अगर बड़ा एक्शन लेना है तो। अगर आप मिलिट्री सेंस में देखेंगे तो ये चीज़ है कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ खत्म हो चुकी है। बागराम अगर ऑफर किया तो बहुत अच्छी बात है। ये वाले जो एसेट्स हैं आप इसको इधर डिप्लॉय करिए, थोड़ा बहुत पैसा डाल के, 100-200 मिलियन डाल के बागराम एयरबेस को आप आराम से उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, और अफगानिस्तान और रशिया के साथ मिलकर आप इस पर काम कर सकते हैं। फिर जो अपना तीसरा टॉपिक है वो चाहबार पोर्ट वेवर। तो इसमें मुझे पहले समझ में नहीं आ रहा था कि चाहबार में इतनी जैसे लड़ाई चल रही है डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की, इंडिया यूएस की, तो फिर ये चाहबार पोर्ट पे इनने वेवर क्यों दिया है, इसका मैं रीज़न ढूंढ रहा था। तो इसमें अपन पहले बात करेंगे कि इसकी हिस्ट्री क्या है। इंडिया और जो अफगानिस्तान है और ईरान है, इनके साथ इंडिया का रिलेशन हमेशा से अच्छी रहा। नॉर्दर्न अलायंस को अपन सपोर्ट करते थे 1990s में, 2000s में। उसके बाद जैसे ही तालिबान ने टेक ओवर कर लिया, फिर अपने जो स्टांस था वो काफ़ी अपन ने उसको माइल्ड कर दिया था। पर ये कि अपन नॉर्दर्न अलायंस में हमेशा से अपन उनको सपोर्ट करते थे। फिर क्या हुआ कि इंडिया ने जैसे 2001 में जो यूएसए ने वॉर ऑन टेरर चालू किया था, तो उसके बाद इंडिया ने ये बोला था कि हम कुछ नहीं करेंगे, बस हम डैम्स बनाएंगे, पोर्ट्स बनाएंगे, और जितना भी ह्यूमैनिटेरियन एड है हम वो अफगानिस्तान तक के हमें पहुंचाना है। फिर इंडिया ने एक चीज़ और सोची कि अब जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ रही, तो हमें एक पोर्ट का एक्सेस चाहिए जहाँ पर जितने भी तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इनको इनका एक्सेस चाहिए हमें, है ना। तो उसके एक्सेस के लिए चाबर पोर्ट ही एक पोर्ट था कि जिससे अपन को बहुत ही इजीली अपन ये वाली जो कंट्रीज है इधर जा सकते थे। तो फिर इंडिया ने ईरान से बात करी, 20 साल तक एग्रीमेंट चला। फिर 2016 में मेरे ख्याल से, मैं आपको डेट कंफर्म करके कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि 2016 में या 15 में ऐसी कुछ
इंडिया ने चाबहार पोर्ट पे डील साइन कर ली थी, पर उस पर उतना काम नहीं हो पाया। यूएस ने वेवर लगाया क्योंकि ईरान से भी बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही थी यूएस की, और जो न्यूक्लियर वेपन ईरान पोजेस करता है, तो उस चक्कर में जो यूएस है उसने सैंक्शंस लगा दिए थे कि कोई भी ये पोर्ट यूज नहीं कर पाएगा, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, कोई भी हो गया। पर इंडिया को वेवर मिल गया था, यही डिप्लोमेसी थी 2018 में। सुषमा स्वराज अजीत डोभाल और मोदी ने मिलके कि हमें ये वाला पोर्ट आप दे दीजिए। पर उसका क्या हुआ कि 2024 में जो वो पोर्ट है उसकी वो जो वेवर था वो डेडलाइन थी, पर उसके बाद उनने फिर वो जो डेडलाइन है फिर वो 1 साल से आगे बढ़ा दी है। अब जो चाबहार पोर्ट है, अगर आप देखेंगे ये चाबहार पोर्ट इधर पे है, वो ग्वादर पोर्ट इधर पास में ही है। तो आप इधर देखिए नो टाइम इधर पे इशू है। अगर आपका चाबहार में भी अगर आपका रॉ का लिसनिंग पोस्ट रहेगा या फिर इधर आपको डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे, तो पाकिस्तान पूरी तरीके से इधर स्क्वीज हो जाएगा। तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो वैसे भी इधर पे भी खत्म ही होने वाली है। फिर इसमें क्या है कि जो मेरे को जो दो रीज़न समझ में आए कि जो आपका एड रहेगा जो भी अफगानिस्तान के साथ, क्योंकि अफगानिस्तान को भी एकदम आइसोलेट नहीं कर सकती यूएसए, तो उनने बोला कि आप जो भी राइस होता है, वीट होता है, जो भी रहता है, आप वो अफगानिस्तान तक पहुंचा सकते हैं। दूसरे रीज़न में को ये पता चल गया कि जो समझ में आया कि चाइना इधर पे काफ़ी खेल खेल सकती है, क्योंकि चाइना इन सब चीज़ों में आप बोलते हैं उसको ग्लोबल फ्री ट्रेड हो गया या फिर आप सैंक्शंस हो गया, वो आप पे हंसता है। जैसे समीर सरन सर है, वो हमेशा बोलते हैं कि अगर आप फ्री ट्रेड की चाइना से बात करते हो तो वो आप पे हंसता है। तो यही सेम चीज़ है कि आपको थोड़ा इधर अच्छे से सोचना पड़ेगा कि अगर चाइना इधर आके बैठ गया तो इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा और यूएस के लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि इधर पे जो अरब नेशंस है, इधर यूएस के काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े बेसेस हैं। तो यही है कि यूएस ने बोला कि चाइना से आगे अच्छा है तो इंडिया इधर पे चाबर पोर्ट पे बैठ जाए, उससे ज़्यादा अपन को फायदा मिलेगा। तो ये इसकी कहानी थी। अपन को कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि एकदम मास्टर स्ट्रोक हो गया कि ओवर इंटरप्रिटेशन कर ली। ये है कि आजकल पॉलिटिकल जो जियो पॉलिटिकल इवेंट्स है काफ़ी जल्दी जल्दी चलते हैं, तो अपन को उस हिसाब से ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। तो इसमें हमारा टेक ये है कि पाकिस्तान नहीं बचेगा मेरे ख्याल से, तो क्योंकि अगर इतना एग्रेसिव पोस्चर है, अगर अपन ने थोड़े और टाइटनेस दिखाई, इवन अपन जो चिकन नेक है उस पर भी मैं अगले हफ्ते वीडियो बनाऊंगा या फिर उत्कृष्ट वीडियो बना देगा। पर पाकिस्तान के साथ मेरे को अब ऐसे ही लग रहा है कि अगर अफगानिस्तान में आप थोड़ा और इन्वेस्ट करें, इंडिया इधर से और अपने इक्विपमेंट्स पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और ऐसी फॉरवर्ड पोस्चर पे रहे, तो मेरे ख्याल से अपन पीओके और सरगरी आराम से ले सकते हैं। दूसरा, नो ऑफिशियल स्टेटमेंट, अभी भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है बागराम को लेके, पर यह है कि अगर आप उधर एक लिस्निंग पोस्ट, थोड़े बहुत एसेट्स अगर उधर डिप्लॉय कर पाए तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। फिर यूएस माय फ्रेंड, अगेन ये इसी चीज़ का मैं बोल रहा था। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से अफगानिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी दिखाई थोड़ी, इंडिया ने, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता इंडिया ने बात करी होगी, अफगानिस्तान ने अपने पार्ट पे बात करी होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि उनको ये लगा होगा कि रशिया और चाइना का इधर इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा, उससे अच्छा कि इंडिया का इधर इन्फ्लुएंस बढ़ जाए, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो मेरे ख्याल से अपन को कुछ भी ऐसे ओवर इंटरप्रिटेड नहीं करना चाहिए कि हाँ ये सब हो जाएगा, मास्टर स्ट्रोक हो गया है, पर अपन को एक रियलिस्टिक होकर थोड़ा अपन को चलना पड़ेगा। आपको कुछ भी और टॉपिक्स पे अगर वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।